नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा इस गया गाइडेंस के मंच पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज क्रैश कोर्स का दूसरा जो लेसन है वह मैं आप लोग के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं। हालांकि यह अध्याय 5 से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं दूसरी बार उपस्थित हुआ हूं, इसलिए दूसरा पाठ मैं कह रहा हूं। और यह चैप्टर जो है वह कौन सा है, वह कांग्रेस प्रणाली और उसकी चुनौतियां और पुनर्स्थापना से संबंधित है। ठीक है, पूर्व के जो कक्षा हुई थी वह कांग्रेस एक दलीय प्रभुत्व का दौर जो हम लोग देखे थे, उसमें हम लोग देखे थे किस प्रकार कांग्रेस जो है लगातार जो है वह शासन में बनी रही और पूर्ण बहुमत के साथ आती रही। इस कक्षा में हम लोग यह देखेंगे कि किस प्रकार जो है उसके व्यवस्था में चेंजेज आता है, कौन कौन सी समस्याएं आती है, जिसके कारण जो है वह कई प्रकार की समस्याओं से झेलता है। वह समझता है कि हमारे सामने समस्या है और एक प्रकार से वह बिखरता हुआ दिखता है इस अवधि में। उसके बाद कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण जो है वह फिर से पुनर्स्थापित हो पाता है। तो आज की कक्षा में हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कि जो है नेहरू की राजनीति के बाद वह किस प्रकार की जो है करवट जो है वह राजनीति लेती है, कौन से लोग आते हैं जिसके कारण जो है कांग्रेस पुनर्स्थापित होती है और किन कारणों से जो है वह इस तरह की चीज़ें संपन्न होती है। ठीक है ना। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग आज पूरी कक्षा जो है डिपेंड होगी और इस चैप्टर से निश्चित रूप से आपको परीक्षा में जो है प्रश्न मिलेंगे। पिछले वर्ष की परीक्षा को अगर आप देखिएगा तो मैं देखा हूं जहां तक उसमें 3 जो है MCQs प्रश्न इससे डायरेक्ट आया हुआ है और 1-2 नंबर का आपको ऑब्जेक्ट लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी जो है हमेशा तो नहीं, लेकिन जो है एक ब्रेक के बाद जो है इससे आते रहता है। तो इस चैप्टर को अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपका 5 मार्क्स जो है निश्चित रूप से आप यह लेकर के चलेंगे कि आपका आज के बाद 5 मार्क्स निश्चित रूप से इस कक्षा से आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि आज जो है वह किन किन चीज़ों पर जो है बातें होनी हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो चित्र दिखाया जा रहा है वह आपकी पाठ जो है उसका पहला पेज जो है यहाँ पर आपको दिखाया गया है और यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह शुरू में रहा है उसकी विभिन्न पोज में उसकी तस्वीर दिखाई गई है ना। जो पहले देखिए पहले ईयर का है, उसके बाद 9वें साल का है और उसके बाद 17वें साल का है और उसके बाद 22वें साल का जो है एक तस्वीर यहाँ पर दिखाया गया है। और इस तस्वीर से एक कार्टून है यह, इस कार्टून से उसकी स्थिति को जो है दिखाने जाने का प्रयास किया गया है। देखिए पहला जो 1 साल का जो है पोज, वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तो दोनों का जो है कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। सिर्फ जो है वह एक पैर का जो है थोड़ा सा आगे पीछे चलता हुआ आपको दिखेगा। दूसरे में आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है थोड़ा पैर का आगे और निकलना शुरू हुआ है। एक पीछे जहां है वहीं खड़ा है और दूसरा जो है यहाँ पर कुछ ज़्यादा है, यहाँ पर उसकी संख्या बहुत कम है। यानी कि यहाँ पर जो है स्थिति बहुत मिला जुला के चलने की स्थिति रही है कांग्रेस में। कांग्रेस के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और 9वें साल में थोड़ा सा जो है उनके विचार में जो है वह चेंजेज और विपरीत दिशा में चलने की बातें सामने आई हैं। और 17वें साल में आप देख क्या पा रहे हैं कि एक बैल जो है इस तरफ जा रहा है पूरब पश्चिम की तरफ, तो दूसरा जो है वह पूरब की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यानी कि 2 विचारधारा जो है उसके अंतर्गत चीजें जो है सामने आपको दिख पा रही है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए 22वें साल में क्या हो रहा है, 2 बैल जो है वो आपस में टकरा रहे हैं कि हम भारी हैं कि तुम भारी हो।
तो यह एक कार्टून जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है, आपके पहला जो पेज है आपके चैप्टर का उसमें यह दिया हुआ है। और इसको जब आप समझ जाएंगे ना तो पूरी की पूरी कहानी जो है सिर्फ एक ही कार्टून से आपको समझ में आ जाएगी कि अच्छा इस तरह की शुरू में चीज़ें जो थी वह सब मिल के रहा कर रहे थे, फिर दोनों में जो है दो तरह के गुट उत्पन्न हुए, उसमें फिर विचारधारा की लड़ाई हुई और फिर जो है एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए जो है लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करते हुए एक दूसरे को नीचा गिराने के फिराक में हमेशा लगे रहे। और इन्हीं चीज़ों को जो है आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए एक उस समय का जो है एक पेपर का जो है वह कटिंग यहाँ पर है, वह भी आपके बुक से ही यहाँ पर लिया गया है। और जब कांग्रेस की जो समस्या उत्पन्न हुई थी, कांग्रेस प्रणाली में जो समस्या उत्पन्न हुई थी, वहाँ पर यह पहला जो है वह समस्या है। क्या हुआ था, कांग्रेस प्रणाली स्थापित कैसे हुई, हम लोग इस चीज़ को जब दूसरा अध्याय पढ़े थे, आपका एक दल का प्रभुत्व को लेकर के मैं उपस्थित हुआ, तो वहाँ पर मैं आपको 3 जो आम चुनाव हुए थे उसमें मैं आपको बताया था कि कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत के साथ आती है और विपक्ष में जो है कोई किसी का नामो निशान तक जो है अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हुई कि 1962 के बाद जब तीसरा चुनाव होता है, तीसरे चुनाव के बाद क्या ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है कि जो है वह कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होना शुरू होती है। देखिए हमारे देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय से ही फुल ऑफ प्रॉब्लम वह रहा है और उस सारे प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से जो है हमारे देश के जो उस समय नेता मौजूद थे उसको समाधान करने के लिए बहुत अच्छे ढंग से प्रयास करते रहे हैं। जहाँ तक बात जवाहरलाल नेहरू का है तो वह न सिर्फ एक कर्मठ नेता थे बल्कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में इसके विकास के लिए भी हर संभव वह प्रयास करते रहे हैं। गुट निरपेक्षता की नीति हो चाहे अंदर के राजनीति हो, वह हर मुद्दे पर डिसीजन लेकर करके देश को अच्छे से अच्छे स्थान दिलाने में वह कार्यरत थे। हम लोग जब यह देखे थे पिछले कक्षा में कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसी के साथ जो है पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था और वह ऐसा दौर था जिसमें विश्व के विभिन्न देशों ने भी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। लेकिन क्या हम लोग देखे थे कि एक समय वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित होता है और दूसरे समय में ही जो है वह पलक झपकते ही कुछ समय के बाद जो है फिर से वहाँ पर डिक्टेटरशिप और सैनिक शानाशाह अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट का वहाँ पर जो है पुनर्बहाली हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यह जो है डर यहाँ पर भी था कि क्या होगा नेहरू के बाद। देखिए यह चित्र, यह तस्वीर जो आपको दिखाई जा रही है, जब आप पहला यह इस चैप्टर को खोलेंगे तो इसी लाइन से शुरू होता है कि मई 1964 में जो है नेहरू जी का देहांत हो जाता है, उनको हार्ट अटैक हो जाता है। और उस हार्ट अटैक के बाद जब यह अनाउंस हो जाता है कि नेहरू जी अब नहीं रहे तो बहुत बड़ा प्रश्न देश के सामने होता है कि कांग्रेस का अब क्या होगा। कोई ऐसे उस समय नेता नहीं थे जो कहा जा सके कि हाँ यह व्यक्ति जो है उनका जो है उत्तराधिकारी बनेगा। तो फिर इस तरह की चीजें आई और उसके बाद जो है वह कांग्रेस इस निर्णय पर पहुंची, वह एक विकल्प खोजी कि क्या किया जाए। तो उस समय जो वहाँ के अध्यक्ष रहा करते थे उन्होंने यह निर्णय लिया कि इसका सॉल्यूशन जो है कैसे किया जाए। तो एक जो है ना वहाँ पर यह व्यवस्था बनाई गई कि शास्त्री जी जो हैं वह एक विकल्प के रूप में वहाँ पर आए, ठीक है। और इसलिए आए चूंकि वह नेहरू गवर्नमेंट में भी मंत्री रह चुके थे और उनके प्रति जो है किसी प्रकार का किसी को कोई द्वेष नहीं था। वह एक सिंपल और सिद्धांतवादी नेता थे और हालांकि उनका टर्म जो है बहुत कम रहा, मात्र 2 साल तक एज ए प्राइम मिनिस्टर वह काम किए, लेकिन इन 2 सालों में ही उन्होंने अपने सिद्धांतवादी चित्र को जिस प्रकार स्पष्ट किया वह हर व्यक्ति के लिए जो है वह प्रेरणा स्रोत रहा है, ठीक है। तो यह दशक जो था उसको विद्वानों ने खतरनाक दशक के रूप में घोषित किया। और क्यों किया? क्योंकि यह दशक
आप जानते हैं कि 1962 में जो है चीन का जो है हमला हुआ था, 64 में जो है जवाहरलाल नेहरू का डेथ हो जाता है, फिर जो है 65 में फिर से पाकिस्तान का हमला हो जाता है। तो यह जो है स्थिति चलते रहती है ना, तो इसमें उठापटक काफ़ी चीज़ें होती रहती है। और फिर आपका शास्त्री जी का भी जो है 1966 में डेथ हो जाता है। तो यह कई चीज़ें इस क्रम में जो चलता है, तो उठापटक की स्थिति में जो है कांग्रेस जो है वह डामाडोल की स्थिति में पहुंचते रहती है। देखिए शास्त्री जी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आप जान लें कि शास्त्री जी कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय जो हुआ करते थे के कामराज, उनके निर्णय के आधार पर ही जो है वह इनको शास्त्री जी को पीएम के रूप में प्रस्तुत किया गया और वह उनको कार्यभार दिया गया। शास्त्री जी यूपी से बिलोंग करते थे और वह जवाहरलाल नेहरू के समय में भी रेल मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। और वह इतने सिंपल और सिद्धांतवादी थे कि एक रेल एक्सीडेंट होने के कारण उन्होंने अपना जो है मंत्री पद त्याग दिया था कि मैं इस कार्य का नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं और मैं इस कार्य को नहीं कर सका ठीक से, इसलिए मुझे इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके प्रति जो है लोगों को यह था कि यह व्यक्ति जो है गलत करने वाला नहीं है, और गलत करेगा तो यह खुद जो है वह उससे अलग हो जाएगा। तो उनको जो है यह काम सौंपा जाता है प्रधानमंत्री के रूप में, वह जो उनके उत्तराधिकारी के रूप में जवाहरलाल नेहरू के वह आते हैं। और बहुत से छोटे से टर्म में जो है वह सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि 62 में जब चीन का हमला होता है तो उस युद्ध की जो परेशानियां भारत को झेलनी पड़ती है, कई तरह के जो है सामरिक हथियारों का जो है हनन होता है, नुकसान होता है, जान माल की क्षति होती है, वित्तीय हानि होती है। और उस समय आपका जो हमारा देश और आंतरिक जो कई समस्या से जैसे गुजर रहा था, खाने की कमी थी, अकाल वगैरह का उस समय काफ़ी प्रभाव पड़ा था, और गरीबी तो थी ही हमारे देश में। तो कहीं ना कहीं हम क्या देख पा रहे थे कि समस्याएं बहुत थी। और उसी समय जस्ट 65 में यह पाकिस्तान को लगा कि भारत अभी जस्ट हारा है, तो हो सकता है ये अंदर से बहुत कमजोर हो गया होगा, क्यों ना हम भी जो है हमला करके कुछ अपना हथियार जो है हथिया ले इसका जमीन। इसी उद्देश्य से वह भी हमला कर देता है। और लेकिन जब 65 में हमला करता है तो भारत उसको करारा जवाब देता है और उसको जो है वह वहाँ पर जीत मिलती है। लेकिन इसी क्रम में जो है वह एक समझौते करने के लिए जो है वह ताशकंद जाते हैं शास्त्री जी, और वहीं पर जो है उनका निधन हो जाता है। एक बार कांग्रेस को संभालने के लिए जिस कद्दावर नेता को जिम्मेवारी दी गई थी, उस कद्दावर नेता की जब ताशकंद में डेथ हो जाती है तो फिर से एक समस्या कांग्रेस के सामने आती है कि अब फिर कौन इस कांग्रेस को संभालेगा। एक बार फिर से यह समस्या जो है वह आती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में जो है उनका देहांत हो जाता है। और यह ताशकंद कहाँ है? वह पूर्व सोवियत संघ जो था वहाँ पर था, लेकिन आज यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। यह डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, और यह प्रश्न पिछले ही वर्ष आया है। यह प्रश्न पिछले ही वर्ष आया है कि ताशकंद जो है वह शास्त्री जी का कब देहांत होता है। 1966 में यह प्रश्न जस्ट 2020 में यह प्रश्न आपके एमसीक्यूज में शामिल है। ठीक है, तो उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे मोहम्मद अयूब खान, वह भी वहां पर गए हुए थे, और इसी बीच में वह उनका डेथ होता है। हालांकि यह अभी रहस्य ही बना हुआ है कि उनका डेथ हुआ या हत्या हुआ, इस पे हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन उनका जो है डेथ होता है। और फिर से एक बार कांग्रेस के सामने जो है वह समस्या आती है कि कांग्रेस को कौन संभालेगा, देश का नेतृत्व कौन से करेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है वह स्थिति आती है। उस समय नेहरू जी के नेतृत्व में भी जो है आपका इंदिरा गांधी को कई बार राजनीति में आने का मौका मिला था, क्योंकि वह राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करती रही है, वंशानुगत जो है वह इस चीज़ को देखते रही हैं। तो पहले से ही वह सारी चीज़ों से इंदिरा गांधी अवगत थी। वह
आपका कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर भी जो है वह कार्य कर चुकी थी। लेकिन इस बीच जो यह स्थिति रहती है, यह दशक जो होता है ना, जिस प्रकार पहले आपने 3 इलेक्शन में देखा था कि जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट में कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता था, या नहीं हुआ था कि हम जो है कांग्रेस के अगेंस्ट में जो है प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े होते हैं या बनना चाहते हैं। लेकिन इस दशक में जो है ना कई कॉम्पिटिटर धीरे धीरे आगे आना शुरू हो जाते हैं। तो जब शास्त्री जी का डेथ होता है तो 2 कॉम्पिटिटर, एक तो आपका मोरारजी देसाई रहते हैं जो बंबई प्रांत उस समय हुआ करता था, आज जो है वह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है महाराष्ट्र और गुजरात में वह बट गया है। पहले वह मुंबई प्रांत के रूप में जाना जाता था, वहां से वह मुख्यमंत्री थे, पहला चीज। दूसरे चीज में जो है वह आप जान लीजिए कि एक पद जो है एक पक्ष चाहता था कि इंदिरा गांधी जो है वह प्रधानमंत्री बने, यह समस्या थी। तो यह जब दो व्यक्ति एक ही दल से जब अपनी दावेदारी पेश करने के लिए खड़े हो गए कि हम पीएम बनेंगे या हमको पीएम बनाया जाए, तो बनना तो एक ही को था, एक ही बन सकते थे। तो ऐसी स्थिति में फिर जो है वह हुआ यह निर्णय कि जो है गुप्त रूप से इस पर जो है मतदान करा लिया जाए, ताकि जो जिसके समर्थक ज़्यादा होंगे दल में उनको जो है वह पद जो है दे दिया जाएगा। और मतदान जब कराया जाता है तो उसमें फिर मोरारजी देसाई जो है हार जाते हैं और एक बार फिर से जो है वह फिर से तो नहीं, पहली बार कहिए कि पहली बार जो है पहली महिला के रूप में जो है भारत का एक नेतृत्व संभालने का मौका इंदिरा गांधी को दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार इंदिरा गांधी जो है वह शुरुआत करती हैं अपने राजनीतिक करियर का एज ए प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पर देखिए एक कार्टून जो है फिर से उनको यह बधाई देते हुए जो है 1 नंबर पे वह खड़ी हैं, वह जीती हैं। देखिए पीएम का पद जो है वह चैंपियंस ट्रॉफी उनको दे करके हाथ में दिखाया गया है कार्टूनिस्ट ने कि वह 1 नंबर पे आई हैं, उनको शाबाशी कुछ लोग बधाई देने के लिए खड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या आप देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार चुनौतियां सामने आती गई, उन चुनौतियों का जो है समाधान भी करने का प्रयास समय समय पर अच्छे ढंग से किया गया। वह ऐसा समय था वहाँ पर लोग बिखर सकते थे, वहाँ पर लोग जो है एक दूसरे से द्वेष उत्पन्न कर सकते थे, लेकिन एक निर्णय पर पहुंचे कि नहीं, वोटिंग करा लिया जाए, जो है गुप्त मतदान करा लिया जाए, पता चल जाएगा कि किसको लोग ज़्यादा चाहते हैं, जिसको ज़्यादा चाहते हैं उसको जो है पीएम बना दिया जाएगा। तो इनको जो है जवाहरलाल नेहरू का लाभ कहिए या जो कहिए, इनको वह कार्य सौंपा जाता है। खैर ये तो हो गई कि इनको जो है वह मिल जाता है, लेकिन यहाँ से सिर्फ मिल जाने से इनकी समस्या जो है वह समाप्त नहीं होती है, समस्या आगे और बढ़ती ही बढ़ती है। वह कैसे बढ़ती है, आइए हम लोग उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर इंदिरा गांधी के जो है विभिन्न तस्वीरों के माध्यम से उनकी जो है व्यक्तित्व को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपके वह एक पीएम के रूप में दूसरे देश के नेता से जो है वह बात करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर विभिन्न आपके रूप जो है वहाँ पर दिखाया गया है आपको। यहाँ पर जो है यह आपका पिक्चर जो है वह आपके बुक का ही यहाँ पर पेस्ट किया गया है। और इसमें यह आप देख पा रहे होंगे कि 1967, 1971 और 1980 का जो चुनाव होता है वह उसके में वह नेतृत्व करती हैं और उस पर विजय भी प्राप्त करती हैं। और गरीबी हटाओ का नारा जो है वह जब 1971 में वह देती हैं, उसी समय से वह कांग्रेस को पुनर्स्थापित करने में सक्षम हो पाती हैं। ठीक है, कांग्रेस जो है बीच में जब 67 का इलेक्शंस होता है, मैं बात करूंगा आगे कि जो चौथा आम चुनाव जब होता है, तब अभी तक आप क्या देखें, जब 62 का इलेक्शन हुआ तो पूरा टर्म हुआ नहीं, नेहरू जी का डेथ हो गया। फिर जो है पूरा टर्म हुआ नहीं, शास्त्री जी का डेथ हो गया। फिर जो है पूरा टर्म हुआ नहीं, पूरा टर्म हुआ लेकिन फिर जो है 1 ही साल के बाद जो है वह आम चुनाव का समय हो गया। तो कांग्रेस प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी को मात्र 1 साल लगभग काम करने का मौका मिला और उनके सामने फिर से जो है इलेक्शंस फेस करने का समय आ गया। ठीक है, तो आगे अब इलेक्शंस में जो है क्या होता है वह थोड़ा सा हम लोग देख लें। पहले आप देख लीजिए यहाँ पर इंदिरा गांधी जो है उस समय जब पहली बार बनी थी आपके प्रधानमंत्री, तो उनको एस राधाकृष्णन जो है वह आपको दिला रहे हैं उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ। और यह उनका कैबिनेट का एक चित्र दिखाया गया है। किस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि एक महिला के चारों तरफ जो है वह पुरुष है।
आप सोचिए, इमेजिन करिए कि वह दौर कैसा रहा होगा जहां पर सारे लोग जो है वह पुरुष कार्यकर्ता हों और बीच में एक महिला कार्य करने वाली हो। आज की बात आप अगर करें तो आज भी जो है वह महिला अपने आप को सेफ नहीं पाती है कार्यस्थल पे। तो उस समय की स्थिति क्या होगी और कितनी वह साहसी रही होंगी कि इस तरह के बड़ा से बड़ा और चैलेंजिंग पद पर भी जो है वह कार्य करने में, डिसीजन लेने में जरा भी उनको हेजिटेशन नहीं होता था, और एक बार जब वो डिसीजन ले लेती थी तो फिर उस पर जो है सोचने की भी वो बात नहीं करती थी। यही कारण था कि उनको आयरन लेडी के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि चौथा आम चुनाव जब होता है तो क्या होता है। अभी तक आप लोग क्या देखे थे कि आपके नेहरू जी के डेथ के बाद शास्त्री जी आए, शास्त्री जी के डेथ के बाद जो है इंदिरा गांधी आई, और इंदिरा गांधी के पीएम बनने के लिए जो है वह आसानी से नहीं आई। उनके विरोध में जो है मुरारी देसाई खड़ा हुए भी थे कि हमको बनना है, लेकिन वह हार गए थे। अब जो है 1967 का जब चुनाव होता है तो उसमें जो है कई तरह की चीजें जो है और विपरीत परिस्थितियां बनती हैं। जब पहला बार इनको पद दिया गया था पीएम का तो ऐसे नहीं दिया गया था, कहीं ना कहीं वह एक सिंडिकेट जो कांग्रेस के अंदर कार्य कर रही थी, और सिंडिकेट क्या है वह भी मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस के अंदर कुछ वैसे नेता का जो है वह ऐसे कद्दावर नेता का वह समूह था जिसके निर्णय को ही सब फॉलो करते थे। तो वह सिंडिकेट जब यह फैसला करती है कि इंदिरा गांधी जो है कार्य करेंगे एज ए पीएम, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका यह सोच था कि चूंकि इंदिरा गांधी उस समय काफ़ी परिपक्व नहीं थी काम करने में, और एज ए पीएम के रूप में भी काम नहीं की थी और ना कहीं के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करी थी, तो उनको सरकार चलाने का जो अनुभव नहीं था। तो उन लोगों ने यह सोचा था कि हम जो कहेंगे, जो उनको सुझाव करेंगे वह कार्य उस प्रकार करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इंदिरा गांधी जो थी वह एक कठपुतली बन करके नहीं रहने वाली महिला थी। वह अपने डिसीजन खुद लेना जानती थी, वह चुनौतियों का सामना करना जानती थी, वह विपक्षी टीम को हराना जानती थी। तो ऐसी स्थिति में अब हुआ यह कि वह निर्णय अपने करने लगी, तो जो सिंडिकेट था उसको तो लगा कि अब तो ये मेरी बात नहीं सुन रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का तो कोई बात रहेगा नहीं। इस तरह की जब स्थिति उत्पन्न हुई तब 1967 में जो है वह आप देख पा रहे हैं कि कई तरह की और उस समय समस्याएं थी। जैसे आपका सूखा बहुत हो गया था, पैदावार में गिरावट हुई थी। उस समय जो इंदिरा गांधी का टर्म जब चल रहा था तो वह स्थिति जो थी ना बहुत खराब स्थिति कह लीजिए, और देश में कई तरह की बंदियां हो रही थी, उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन हो रहे थे, और जो है कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग जो थे ना उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो यह एक जब स्थिति हो जाती है ना कि जब घर वाले ही किसी कार्य में सपोर्ट नहीं करते हैं तो वह कार्य करने की शक्ति जो है वह बहुत कम हो जाती है, और व्यक्ति जो है बाहर तो परेशान होता ही है, जब घर में भी उसको तकलीफ होती है तो लगता है कि अब क्या करें। लेकिन खैर वह हार नहीं मानती है, और उस इलेक्शंस में जो है वह देखिए आगे जो है किस प्रकार से जो है बातें आती है। अब यहाँ पर एक उनको हराने के लिए जो है ना, एक तो जो है आपका सिंडिकेट जो है उसके अगेंस्ट में काम करना शुरू करती है कि जो है वह हमारे पक्ष में नहीं कार्य कर रही है, इसलिए हम लोग जो है वह डिवीजन वहाँ पे होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है वह गैर कांग्रेसवाद के रूप में जो है वह राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी नेता रहे हैं, जिन्होंने यह उस समय बात फैलाई कि कांग्रेस जो है वह जनता की पार्टी नहीं है, वह कार्य जो है जनता के हित में नहीं कर रही है, बल्कि वह डिक्टेटरशिप के रूप में कार्य कर रही है। वह जो है वह गैर कांग्रेसवाद का जो वहाँ पर ये सिद्धांत वह देते हैं कि सभी दलों को एक साथ आकर करके इसको हराने का प्रयास करना चाहिए, तभी यह हार सकती हैं, और इसी को गैर कांग्रेसवाद के रूप में जाना जाता है। और ऐसा वह इसलिए करते हैं क्योंकि यह कहते हैं कि यह अलोकतांत्रिक तरीके से वह निर्णय करती है, ना किसी की सुनती है, ना किसी की जो है वह बात समझती है, प्रयास करती है। इस तरह की चीजें इनके खिलाफ जो है राम मनोहर लोहिया करते हैं, और सभी को एक साथ, जैसे आज प्रेजेंट समय में
आप कैसे देख रहे हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट को हराने के लिए लोग सब पूरे देश के लोग एक हो रहे हैं। उसी समय वही दौर था जब एक महिला को हराने के लिए, एक जमी हुई पार्टी को उखाड़ने के लिए वह एक पूरा देश जो है वह हो रहा था। इसी को गैर कांग्रेसवाद के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब राम मनोहर लोहिया को थोड़ा सा देख लें। यह इनकी देखिए दो पुस्तक जो है, पुस्तक नहीं आप कह लीजिए पत्रिका यह निकालते हैं, मैनकाइंड और जन के नाम से। इसको आप याद रखेंगे, यह आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जन का संपादक किसने किया या मैनकाइंड का संपादक किसने किया। ठीक है, तो यह एक समाजवादी नेता थे और यह जेपी आंदोलन वगैरह इससे भी जो है वह चीजें ये संबंधित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग जो है चुनाव का जो आदेश होता है वह क्या होता है। सबको ऐसा लग रहा था कि चूंकि आपका इंदिरा गांधी जो है वह चूंकि कमजोर पड़ेंगी। क्यों कमजोर पड़ेंगे? क्योंकि सिंडिकेट जो होता है, सिंडिकेट के लोग जो थे वह कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और यह मान रहे थे कि जो है वह मूल रूप से कांग्रेस जो है वही है। लेकिन होता इसके विपरीत है। क्या होता है कि वहां पर जो है वह उनको तमिलनाडु से कामराज, महाराष्ट्र से एसके पाटिल, पश्चिम बंगाल से अतुल घोष और ये सब जो लोग हैं वह हार जाते हैं। जब 67 का इलेक्शंस होता है तो उस समय वह कांग्रेस को जितनी सीटें पहले आ रही थी एक प्रचंड बहुमत के रूप में, वह सीटें नहीं आती है। ठीक है ना, और वह किसी प्रकार जो है अपनी सरकार केंद्र में तो बनाने में सक्षम हो पाती हैं। लेकिन यहाँ पर आप आगे देखिए, इस मैप को देखिए कि इस मैप में आपको जितने भी रेड कलर से दिखाए गए हैं उन राज्यों में जो है वह कांग्रेस हार जाती है। 67 के इलेक्शंस में, आम चुनाव में कांग्रेस केंद्र में तो सरकार बनाने में सक्षम हो पाती है, लेकिन अन्य राज्यों में यह देखिए 9 राज्य को यहां पर दिखाया गया है। और जब आप याद करिएगा पहला चैप्टर जब हम आपको पढ़ाए थे एक दल का प्रभुत्व, तो मात्र यहां पर केरल जो था वहां पर सिर्फ जो है गैर कांग्रेसी सरकार थी। और यहां उस समय यह प्रचलित था कि जब दिल्ली से हावड़ा के लिए ट्रेन खुलती है तो कोई भी जो है वह स्टेट ऐसा नहीं है जो कांग्रेस शासित राज्य है। देखिए आप यहां से सारा जो है वह गैर कांग्रेसी राज्य के रूप में आपको यहां पर दिख रहा होगा। तो 9 ऐसे राज्य थे उस समय जहां पर गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। ठीक है, तो 67 का इलेक्शंस इस प्रकार जो है वह पूरा होता है। ठीक है, और यहां पर देखिए आपका सारे 9 राज्यों का नाम भी दिया हुआ है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल की वे सरकार थी जहां पर गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। और एक चीज यहां पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, देखिए हाईलाइट भी किया हुआ है कि आपका द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जो है वह दक्षिण में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है और इस पार्टी को पहले जो है जस्टिस पार्टी के रूप में जाना जाता था, जिसको ईवी रामास्वामी पेरियार जो हैं जिनको दक्षिण के गांधी के रूप में जाना जाता है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और यहाँ पर वह उस समय यह फैलाते हैं बात कि कांग्रेस जो है जबरदस्ती सबको हिंदी पढ़वाना चाहती है, क्योंकि दक्षिण में हिंदी लोग नहीं पढ़ते हैं, दक्षिण में हिंदी नहीं पढ़ते हैं, तो जबरदस्ती जो है राजभाषा के रूप में यह बात आई थी कि हिंदी जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो उसके विरोध में वहां पर सारी चीजें फैलाई जाती है कि हम लोग पर हिंदी क्यों थोपा जा रहा है। हम लोग जो है वहां पर दक्षिण में जो है हम लोग देखते हैं ना कि हिंदी नहीं पढ़ते, वहां पर तमिल है, मलयालम है, केरला है, इस तरह की चीजें वहां पर जो है पढ़ी जाती है। तो उनका विरोध होता है, उनके खिलाफ जो है पॉलिटिक्स क्षेत्र बनाया जाता है, राजनीति की जाती है और वहां पर उसको लाभ भी मिलता है उस पार्टी को। और वहां पर पहली यह पार्टी, यह पहला स्टेट है जहां पर पूर्ण बहुमत के साथ जो है गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। अन्य राज्यों में तो वह मिलजुल करके बनती है, जोड़ तोड़ से बनती है, लेकिन वहां पर पूर्ण बहुमत उसको पहली बार प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे गठबंधन की। गठबंधन क्या चीज होता है? आप आए दिन अब जो एक ट्रेंड चल चुका है, पहले तो इस तरह की चीजें आप अभी तक देखते रहे कि जो है कंप्लीट बहुमत मिलते रहा है किसी दल को,
लेकिन अब जो समय है वह अन्य राज्यों में भी आप देखेंगे, बिहार में भी अभी आप देख रहे हैं कि जो है वह अलायंस की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। हालांकि केंद्र में जो है आप देख पा रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन गठबंधन का जो समय चला वह 1967 के समय से ही वह चला। क्यों चला? क्योंकि उस समय कांग्रेस को हराने के लिए लोग एक साथ आना शुरू किए और उनको हराने के लिए जो है वह वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा, हालांकि दोनों दो चीज़ हैं, वो भी एक साथ आ करके उसको हराने के लिए वह एक साथ हो गए हैं। अब दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा आपको लगे कि यह तो नई चीज हो गई, जिसको देखिए आपको वामपंथी को जो है लेफ्टिस्ट भी बोला जाता है, लेफ्ट विंग के भी रूप में जाना जाता है, और दक्षिणपंथी को जो है वह राइट विंग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो दक्षिणपंथी जो है वह विचारधारा जो है वह देखिए जो स्थिति होती है उसको बनाए रखने का समर्थक होता है, वह परिवर्तन नहीं चाहता है, वह सत्ता में हमेशा जो रहेगा वह हमेशा बना रहना चाहता है। और वामपंथी विचारधारा जो होती है वह बदलाव के समर्थक होती है, गरीबों के उत्थान की बात करती है, साम्यवादी व्यवस्था की बात करती है, समाजवादी व्यवस्था लाने की बात करती है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वह आप सोच लीजिए कि किसी को हराने के लिए जो है सब चीज छोड़ करके जो है वह एक साथ आने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर एक फिर से एक कार्टूनिस्ट ने जो है अपनी कार्टून बना करके जो है कैसे दिखाया है कि देखिए जो है सारे लोग जो है एक साइकिल पे जो है विभिन्न विचारधारा वाले भी जो लोग हैं वह एक साथ आने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, अब बात हम लोग करेंगे दल बदल की। दल बदल जो है क्या होता है, यह 2 नंबर का जो है आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि दल बदल क्या है। हालांकि अभी जब आप लिखेंगे तो करंट जो सिनेरियो है आपका 52वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको स्थापित किया गया वह चीज़ें आप लिख सकते हैं, लेकिन जब इसके बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो आप यह लिख सकते हैं कि यह व्यवस्था जो है 1967 से शुरू हुई, जब एक दल दूसरे दल में जाकर करके अपना सीट जो है अपने स्थान को निश्चित करना शुरू करते हैं। होता क्या था इसके अंतर्गत, एक व्यक्ति किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वह पद जीतता है, वह क्षेत्र से निर्वाचित होता है और किसी पद को पाने के लिए दूसरे जो है दल में शामिल हो जाया करता है। तो यह जो है वह दल बदल की पद्धति कहलाती है। और हरियाणा में इस तरह का एक जो केस हुआ था, वह एक विधायक थे, आगे इसमें शामिल है, देखिए यहाँ पे आ ही गया कि गया राम करके गया लाल करके एक विधायक थे, आज भी यह टर्म यूज होता है, आया राम और गया राम। क्रिकेट में हम लोग देखते हैं मैच, तो कोई आता है खेलने के लिए और आया तुरंत आउट हो गया तो कहता है आया राम और गया राम। तो यहाँ पर आया राम और गया राम आज से शुरू नहीं हुई है चीजें, इसके पीछे जो है यह कहानी है कि आपका हरियाणा के जो एक विधायक होते हैं उनका नाम होता है गया लाल। ठीक है, और गया लाल जो है वह यहाँ पर देखिए कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में पहले जाते हैं, कांग्रेस पार्टी में वह होते हैं लेकिन फिर वह यूनाइटेड फ्रंट में चले जाते हैं और कुछ ही समय में जो है वह फिर से कांग्रेस में लौट आते हैं। फिर मात्र देखिए 9 घंटे के अंदर, अब सोचिए कि उनका कितना जो है दिमाग जो है अस्थिर रहा होगा। पहले हम कांग्रेस में थे, छोड़ के चले गए, फिर आ गए कांग्रेस में, और फिर 9 घंटे के ही अंदर जो है वह दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चले जाते हैं। तो इसी से जो है ना वहां पर एक चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, वहां के एक नेता जो रहते हैं, देखिए लिखा हुआ वीरेंद्र सिंह जो रहते हैं वह मीडिया में अपना स्टेटमेंट देते हैं कि गया राम था अब आया राम है, गया राम था अब आया राम है। और वहीं से यह चीजें जो है वह प्रचलित होती है, मीडिया में आती है, आया राम गया राम, उसको जो है आम बोलचाल की भाषा में लोग यूज करते हैं। जब आया और तुरंत चला गया, काम नहीं किया, तो उसको कहते हैं आया राम और गया राम। ये है, हर चीज में यूज होता है, ऐसा नहीं कि ये केवल पॉलिटिक्स में ही है। लेकिन आया है कहां से, यह पॉलिटिक्स से आया है और हरियाणा से इसका शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा देखते हैं कि कांग्रेस में जो है वह विभाजन होने शुरू हो जाता है।
67 में अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि अंदर अंदर जो है ना वह लोग कनाफुसकी कर करके एक दूसरे से जो है आपका पक्ष में मिलाने का जो है वह प्रयास कर रहे थे, खुल के सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जो है बात जो है खौलने लगी थी। क्या हो रही थी? बात जो है वह ऊपर उठने लगी थी कि अब जो है बर्दाश्त नहीं होगा भैया, अब ये जो है अपना निर्णय खुद कर रही है, अब इसको जो है हराना हटाना जरूरी है। तो लोग जो है वह उसके खिलाफ काम करना शुरू करते हैं। और इस बीच में जो है वह इंदिरा बनाम जो है सिंडिकेट का जो है विवाद आता है सामने। और अभी मैं आपको बताया था कि सिंडिकेट किसको कहते हैं, तो सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर ही वह लोगों का समूह था जो निर्णय करते थे, वही निर्णय कांग्रेस मानती थी। ठीक है, उस समय के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वह जो कहते थे या और उनकी जो समूह होता था वैसे नेता का जो कह देते थे वो बात सारी को लोगों को माननी पड़ती थी, वही सिंडिकेट कहलाता था। लेकिन जब इंदिरा गांधी को पीएम बनाया गया तो वो वैसा करने से इनकार कर गई। वह सिर्फ जो है रबर स्टाम्प बन के काम करने के लिए राजी नहीं थी। और इसी उधेड़ बुन में, इसी लड़ाई झगड़ा के चक्कर में जो है कांग्रेस में जो है वह फूट होता है। कैसे फूट होता है आइए देखते हैं। पहले यहां पर के कामराज को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि उस समय के यह बहुत कद्दावर कांग्रेस नेता रहे हैं और इनकी बात जो है वह सिंडिकेट के एक प्रमुख अंग के रूप में यह जाने जाते रहे हैं। इनकी बात जो है वह कांग्रेस हमेशा मानते रही है। ठीक है, तो यह आप अभी जो देखते हैं दोपहर का मिड डे मील योजना जो देखते हैं वह इन्हीं के द्वारा जो है वह प्रस्ताव लाया गया था। एक और योजना यह लेकर के आते हैं, वह योजना जो है कामराज योजना के रूप में जानी जाती है। और यह कहां से बिलोंग करते हैं? देखिए तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और वहां के वह मुख्यमंत्री भी रहे, तो इनको काफी राजनीति का अनुभव रहा है। और कामराज योजना जो वह लेकर के आए थे वह देखिए यहां पर कहा है उन्होंने कि सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को अपना पद जो है वह त्याग देना चाहिए और जो नवयुवक हैं जो है उनको मौका देना चाहिए राजनीति में आने का। इस योजना को ही कामराज योजना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जब सिंडिकेट का बंटवारा होता है, कैसे बंटवारा होता है सिंडिकेट आप समझ गए, इंदिरा जी को आप समझ रहे हैं, इंदिरा गांधी को जान रहे हैं, दोनों में जो है वह विवाद शुरू होता है। कांग्रेस के अंदर ही जो है वह दो गुट बनना शुरू हो जाता है। एक गुट जो है वह इंदिरा गांधी के सपोर्ट करती है और दूसरा गुट जो है वह सिंडिकेट को सपोर्ट करता है। और यह आम धारणा यह होती है कि सिंडिकेट ही जो है वह मूल कांग्रेस है, सिंडिकेट जो है वह मूल कांग्रेस है और इंदिरा गांधी जो है वह अलग अपना कार्य कर रही हैं, उससे स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर रही हैं, इसलिए वह सही नहीं है। इस तरह की बातें फैलाई जाती है। आगे देखते हैं क्या होता है इसके अंतर्गत। देखिए यहां पर जो है जब सत्ता संघर्ष में जो है कई सारी चीजें जब सामने आती है तो स्वाभाविक सी बात है कि एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष पर जो है नकारात्मक बातें फैलाता है, उसका निगेटिविटी प्रचार करता है इलेक्शंस में, और यही हुआ भी इलेक्शंस में। ठीक है ना, तो यहां पर तीन जो है इलेक्शंस में जब 71 का इलेक्शंस होता है तो तीन जो है वह पार्टियां कार्य सामने कर रही होती है। एक तो आपका जो है वह इंदिरा गांधी की पार्टी होती है जिसको कांग्रेस आर के रूप में जानते हैं, और एक पार्टी जो होती है वह सिंडिकेट होती है जिसको कांग्रेस ओ के रूप में जानते हैं। ठीक है, और एक जो होती है वह अन्य जो शेष दल होते हैं वह एक साथ मिलकर के इसमें कार्य कर रहे होते हैं। तो सब जो है अपने अपने दलील देती है। वह सिंडिकेट पार्टी कहती है कि कांग्रेस ये इंदिरा को हटाओ, यह नारा उस समय दिया जाता है, और इंदिरा गांधी जो है अपना पक्ष रखने के लिए जो है वह कहती है गरीबी हटाओ। उस समय जब इलेक्शंस होता है तो उसके पहले चुनाव प्रचार होता है ना, उसको में पार्टियां जो है अपने अपने पक्ष में वोटर्स को लुभाने के लिए कई तरह की चीजें घोषणा करती हैं। तो सिंडिकेट जो पार्टी थी, सिंडिकेट जो कांग्रेस के अंदर दल था, वह सिर्फ प्रचार क्या करता है कि इंदिरा को हटाओ, क्योंकि वह जो है वह सही लोकतांत्रिक तरीके से कार्य नहीं कर रही है, वह अलोकतांत्रिक तरीके से कार्य कर रही है और वह वास्तविक कांग्रेस का प्रतिनिधित्व भी नहीं करती है। लेकिन इंदिरा इसको
पलट के जवाब नहीं देती हैं और वह अपने तरीके से जो है वह क्षेत्र में घूमती हैं और हर जगह जा जा करके वह प्रचार करती है कि गरीबी को हटाओ। और जो वह उस समय आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करती है, मुद्रा का कुछ जो डिवैल्यूएशन भी उनके समय में होता है, और गरीबी को हटाने के लिए जो है उस समय अमेरिका से वह कई चीज़ें बात भी करती है, समस्या को समाधान करने का प्रयास भी करती है। तो इन सब से जो लोगों को यह लगता है कि हमारा जो है एक सिद्धांत किसके सामने नजर आ रहा है, वह इंदिरा जी के साथ नजर आ रहा है। लेकिन किसी को यह एहसास नहीं था कि इंदिरा जी जीत जाएंगी। क्यों जीत जाएंगी? क्यों जीत जाएंगी? क्योंकि वह ऐसा लोग जान रहे थे कि चूंकि बड़े बड़े जो नेता थे वह सिंडिकेट के साथ थे और यह माना जा रहा था कि इंदिरा जी का जीत जो है वह निश्चित रूप से नहीं होगा, वह हार जाएंगे। लेकिन खैर जो स्थिति, जो आकलन था लोगों का, वह विपरीत, उससे उल्टा जो है वह रिजल्ट आता है। और यहाँ पर देखिए फिर से वो चीज़ें लिखी हुई है। कांग्रेस को वो जो सिंडिकेट वाले जो हैं लोग, उसको बोला जाता है, और सिंडिकेट आर जो है वह इंदिरा गांधी की पार्टी को बताया जाता है। कभी कभी ऐसी चीज़ होती है, लिखी रहती है बाद में, लेकिन बोलने के क्रम में मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ इसमें कहीं ना कहीं आपको जरूर मिले हुई दिखेगी आपको लिखी हुई, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए दोनों का जो है विवाद और कैसे बढ़ता है। होता क्या है कि 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव होना होता है। सिंडिकेट और कांग्रेस का जो है वह विवाद और कैसे बढ़ता है बीच में, वह थोड़ा सा यहां पर आप देख लीजिए कि बीबी गिरी जो है उस समय उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, और सिंडिकेट जो कांग्रेस के अंदर पार्टी थी वह चाहती है कि नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं उनको राष्ट्रपति बनाया जाए, उनको उम्मीदवार के रूप में जो है। आगे देखिए यहाँ पर वह सारी चीज़ें लिखी हुई भी है कि नीलम संजीवा रेड्डी को जो है वह एज ए उम्मीदवार जो है वह अपना नॉमिनेशन करा देता है, और नीलम संजीवा रेड्डी से इंदिरा गांधी को बनती नहीं है। उनके बीच में जो है खटास रहता है, रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं। एक तो सिंडिकेट से उनका था ही, नीलम संजीवा रेड्डी से भी उनका जो है आपसी संबंध अच्छे नहीं थे। तो ये महिला जो थी वह काफ़ी प्राउड था इनको अपने आप पे, और डिसीजन लेने में कभी वो घबराती नहीं थी, और इसी कारण से जो है इनको आज इतना फेमस पर्सनालिटी के रूप में लोग जानते भी हैं। तो यह हार थोड़ी मानने वाली थी। उस समय जो आपके उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, उनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में वह खड़ा करा देती हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़ा कराने के बाद वह अपना प्रचार करता है कि जो है वह व्हिप जारी कर देता है। आपका उस समय देखिए जो है अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, व्हिप जारी कर देते हैं, सारे लोगों को बोलते हैं कि सिर्फ नीलम संजीवा रेड्डी को जो है वोट करना है। लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रचार करती है तो वह देखिए यहां पर जो है, यहां देखिए, यहां एक कटिंग पेपर का लगाया हूं जिसको मैं पीएम जो है क्या कहते हैं, जोड़ देते हैं, पीएम इंसिस्ट ऑन फ्री वोट। आप खुल करके जिसको वोट देना है उसको वोट दीजिए, और अपने विवेक से दीजिए कि कौन जो है आपका भला करेगा और कौन जो है आपका हित सोचेगा। ठीक है, चलते हैं थोड़ा पीछे। तो यहां पर जब इस तरह की चीजें होती है और पोलिंग होता है, वोट होता है, मतदान होता है, तो फिर से जो है सिंडिकेट हार जाती है, फिर से जो है सिंडिकेट हार जाती है। बीबी गिरी एक बार फिर राष्ट्रपति बनते हैं। हालांकि नीलम संजीवा रेड्डी बाद में राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन उस समय वह नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विवाद जो है कमने के जगह जो है वह बढ़ता ही चला जा रहा था। और देखिए यहाँ पर जो है एक फिर आर.के. लक्ष्मण एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हैं, देखिए यहाँ पर उनके नाम भी लिखी गई है। और टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 अगस्त 1969 की यह तस्वीर है, जिसको में वह एक कार्टून के माध्यम से देखिए यहाँ पर दिखाए हैं। बीबी गिरी को जो है वह माला पहनाए हुए हैं और बॉक्सिंग के रूप में उनको दिखाया गया है कि किस प्रकार वह झगड़ा झंझट कर करके भी जो है अपना जीत जो है अपनी जीत जो है सुनिश्चित करने के पक्षधर रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या चीज़ें हैं।
हालांकि ये चीज़ें मैं देखिए आपको बता दिया हूँ, उस समय अध्यक्ष जो थे एस नीलंगी गप्पा जो थे, उनके द्वारा यह व्हिप जारी किया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रिवी पर्स की जो है समाप्ति पर हम लोग बात करते हैं। प्रिवी पर्स क्या था, और प्रिवी पर्स की समाप्ति भी जो है इंदिरा गांधी के द्वारा ही किया गया था। हम लोग जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय कई राजे राजवाड़े यहाँ पर थे, देसी रियासतें थी, और जब उनको यहाँ पर विलय कराया गया भारत में, तो उनको यह प्रस्ताव रखा गया कि आप कुछ अपने जो है प्रॉपर्टी अपने नाम से रख सकते हैं, और उसके लिए जो है आपको भारत में शामिल होना पड़ेगा, और निजी संपदा रखने के साथ साथ सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। और यह व्यवस्था जो थी, इसी को प्रिवी पर्स के रूप में जाना जाता था। यह उस समय से जो है चीजें चली आ रही थी, और इस चीज को वह इंदिरा गांधी समाप्त करती। तो इससे भी ना उनके पक्ष में कई सारी चीज़ें जो है जाती है, जनता का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि कहीं न कहीं यह एक स्पेशल जो है प्रोविजंस उन लोगों को मिलता है जो देसी रियासतों से बिलोंग करते थे। तो इनको वह समाप्त करते हैं। और उसके बाद देखिए 1971 का जो चुनाव आता है, उसमें क्या होता है। अभी तक जो कांग्रेस पार्टी रही है 62 के बाद से 71 के पहले तक, वह निश्चित रूप से अपनी सीट जो है जीत पाने में सक्षम नहीं रही है। इस समय जो है पार्टी हिलते डुलते रहती है, समस्याओं का समाधान करते हुए दिखती है, और अपने आप को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करती है। जिस प्रकार आपका 51 जो पहला इलेक्शन हुआ था, उसके बाद 57 में हुआ, फिर 62 में हुआ, कैसे जवाहरलाल नेहरू जो है वह एक प्रचंड बहुमत के साथ जीतते रहे हैं। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए इंदिरा गांधी बहुत प्रयास करती है, और 1971 में उसको स्थापित करने में सफल भी होती है। आइए देखते हैं कि कैसे यह संभव हो पाता है। देखिए उस समय आप अभी तक क्या देखें कि कांग्रेस के अंदर ही जो है फूट चल रही थी। देखें ना, अभी तक कि कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट था, सिंडिकेट के अलावे एक इंदिरा गांधी की पार्टी थी, कुछ अन्य पार्टियां जो थी सो सब एक होकर के इसको हटाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन जब 71 का चुनाव आया तो डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कुछ समेत जो है वह इंदिरा गांधी के साथ में आती है। कुछ जो और पार्टी रहती है वह इसके अलायंस में आ जाती है। बाकी सारे लोग जो है इनके विरोध में वह कार्य करते हैं। और देखिए यह इलेक्शंस जो होता है कब होता है, 5वां आम चुनाव जो होता है 1971 के फरवरी माह में होता है। ठीक है, और एक फैक्ट और यहां पर आप लोग याद रखेंगे कि 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग कर देती हैं। यह लोकसभा जो है यह भंग कर देती हैं इलेक्शंस कराने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए मुकाबला जब होता है तो मुकाबला जो है एक तो दो इनके अंदर की पार्टी ही होती है, और एक जो है ग्रैंड अलायंस बन जाता है जिसमें सभी अतिरिक्त जो पार्टियां होती हैं वह मुकाबला करती है। लेकिन फिर से जो है वह यहां पर प्रचंड बहुमत के साथ इंदिरा गांधी वापस आती हैं, और इनको जो है वह काफी सीटों के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ जो है वह वापस आती हैं। और इसी समय जो वह नारा देती हैं गरीबी हटाओ का, जो मैं पहले भी बताया था आपको कि गरीबी हटाओ का नारा देती हैं, क्योंकि इनके सामने एक विजन होता है। और सिंडिकेट पार्टी के समय जो है वह सिर्फ एक नारा होता है कि इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ। तो इंदिरा हटाओ कोई सोल्यूशन नहीं था, जो देश के सामने जो समस्या थी उसको लेकर के वे लोग उपस्थित नहीं होते हैं, और कहीं न कहीं यह जो है उनके हार का एक कारण भी हमारे समझ से हुआ होगा। ठीक है, और परिणाम देखिए यहां पर क्या होता है कि कांग्रेस और जो इंदिरा गांधी की पार्टी होती है उसको 44% सीट प्राप्त होता है, लेकिन 352 सीट प्राप्त होती है। कितने सीट प्राप्त होती है? 352। आपको लगेगा कि मात्र 44% सीट है, वोट है, लेकिन 352 सीटें वह किस प्रकार लेके आ जाते हैं। तो हम लोग आपको पहले भी पढ़ा है कि हमारे के यहाँ FPTP के द्वारा जो है वह मतदान होता है, जिसमें
कोई भी जरूरी नहीं होता है कि जो है जितना % सीट मिलेगा, वोट मिलेगा, उतना ही सीटें जो है वह लेकर के आ सकता है। उसमें यह पॉसिबिलिटी है कि कम मत प्राप्त करके भी वह ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत सकता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मात्र जो ग्रैंड अलायंस की सीट जो गठजोड़ होती है उसको 40 सीट पर ही वह संतोष करना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी तक आप लोग क्या देखें कि इंदिरा गांधी के सूझबूझ, इंदिरा गांधी के कर्तव्य निष्ठा, सिद्धांत, उनके विजन, उनके डिसीजन, उनके अन्य कई प्रकार के जो कार्य जो रहे हैं, उसके कारण उनको देश का सपोर्ट मिला, उनको जनता का सपोर्ट मिला। और यहां पर फिर से वह देखिए 1 नंबर के जो है वह पार्टी के रूप में यहां पर फिर से एक कार्टून की तस्वीर लगा करके दिखाई गई है कि वह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आगे जो है वह 71 में जो है वह और हमारे देश के सामने एक समस्या आती है, वह पूर्वी पाकिस्तान की समस्या जो आती है। बांग्लादेश का उस समय निर्माण होता है, भारत उस पर इंटरफेरेंस करता है। भारत जो है उसमें इंदिरा गांधी के जो निर्णय होते हैं, रातों रात कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें इंटरफेरेंस करने की जो है यह परमिशन जो देते हैं, वह उसको समस्या को समाधान करने के लिए जो वह पहल करते हैं, उनसे इनको एक अच्छे राजनेता और अच्छे डिसीजन मेकर के रूप में बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलती है। और वहाँ से जो है कांग्रेस में जो समस्या यह रही थी कि यह पार्टी जो है बिखराव की ओर चली जा रही है, कहीं न कहीं वहाँ से जो है वह बदलाव की तरफ जो है वह सारी चीज़ें मुड़ना शुरू होती है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जिस प्रकार कांग्रेस का जो है, देखिए यहाँ पर एक और कार्टून की तस्वीर लगाई गई है कि इंदिरा गांधी जो है वह किस प्रकार मुख्यमंत्रियों का जो है, यहाँ पर देखिए किसी के मुंडी नहीं है, इसमें आपको दिखाया गया है, किसी की मुंडी नहीं दिखाई गई, आगे में 2 है और देखिए वह किस प्रकार किसकी मुंडी किसी में लगा करके वहां का वह मुख्यमंत्री बना देते थे। इससे आप यह समझ पा रहे होंगे कि चुनाव जो होते रहे थे तो चुनाव होते थे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वह बाद में इनके द्वारा ही निर्णित किया जाता था। तो इनके जो कार्य रहे हैं ना, ये जो है पार्टी को एक जगह ला करके स्थापित करने में तो सफल रही। जो बीच की जो 60 का दशक था, जो समस्या का दौर रहा था, उसको तो उबार पाने में सक्षम हुई, लेकिन बाद अभी हालांकि हमको पढ़ना अभी तक यहीं तक है, इसमें आगे नहीं जाना है, लेकिन आगे और जब दूसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो इनकी जो स्थापित की हुई चीजें थी वह अच्छे कार्य को जो है किस प्रकार लोग उसको गलत मोड़ते हैं और कुछ गलतियां इनसे भी होती है, किस प्रकार इमरजेंसी लागू होता है, इनके जो निर्णय होते हैं वह लोकतांत्रिक तरीके से ना कर करके अलोकतांत्रिक होने लगते हैं और फिर गैर कांग्रेसी सरकार का भी जो है बहाली एज ए पीएम के रूप में होती है। हालांकि इस चैप्टर में हमको उसका वर्णन नहीं करना है, इस चीज को ही हम यहाँ तक पढ़ेंगे कि पुनर्स्थापित जो है वह कैसे हो पाता है। तो उसमें पुनर्स्थापित करने में जो है वह इंदिरा गांधी का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस प्रकार नेहरू जी का डेथ होता है, शास्त्री जी का डेथ होता है, उसके बाद इंदिरा गांधी आती है, बीच में कांग्रेस के अंदर ही जो है बिखराव होता है, सिंडिकेट गुट आता है, आपका कांग्रेस आर का गठन होता है। इन सारी बिंदुओं को जो है वह सफल रूप से एक जगह ला करके कांग्रेस को पुनर्स्थापित करने में इंदिरा गांधी सफल होती हैं। और जो कांग्रेस का मेन जो उद्देश्य है वह सब चीज को अपने अंदर पचा लेने की और उसमें समझौता करा करके डिसीजन करने की, वहां तक वह ला करके उपस्थित होते हैं। तो हम लोग आगे गृह कार्य से जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार इसको रिवाइज करेंगे कि किन किन चीज़ों को आज हम लोग पढ़े हैं। 2 मिनट के लिए मैं चलूंगा बोर्ड पे और आप लोग हमको बताइएगा कि सर कौन कौन चीज जो है आज हम लोग पढ़े हैं। देखिए हम लोग बात किए थे कांग्रेस प्रणाली की, और सबसे पहली जो समस्या शुरू हुई थी वह शुरू हुई थी 1964 से। 1964 में क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू का डेथ हो गया था। यहां मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू का डेथ होता है और उसके बाद जो है 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का डेथ हो जाता है। बीच में जो है इनको शास्त्री जी को
लाल बहादुर शास्त्री को जो है वह पीएम के रूप में कार्यभार दिया जाता है और पीएम के रूप में कार्यभार करते हुए लाल बहादुर शास्त्री जो है 1962 की जो समस्या होती है उसको झेलते हैं। और उस समय मानसून जो था ना बहुत गड़बड़ा गया था, मानसून जो है वह बहुत गड़बड़ा गया था और यहाँ पर भूखमरी की स्थिति तक उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक समस्या जो था वह भूखमरी की जो है वह समस्या उत्पन्न हुई थी और इसी चलते उस समय लाल बहादुर शास्त्री एक कोट भी देते हैं, एक नारा भी आता है उनका, जय जवान जय किसान का, जय जवान जय किसान का। और उसी कोट में फिर बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जो है वह जोड़ते हैं जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। और अभी जो है करेंट जो पीएम है हमारे मोदी जी, उसमें एक चीजें और ऐड किए हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में पूछ दे कि जय अनुसंधान जो है वह किनका दिया हुआ हो, तो आप लोग शायद उसको न कर पाए। तो फिर इनके सामने एक और समस्या क्या आती है, 1965 की समस्या आती है जब पाकिस्तान जो है वह हमला करता है। और इन दोनों समस्या को देख करके ही वह नारा देते हैं, वह ऐसी चीजें आती है उनके संबंध में कि वह देश के नागरिकों से अपील करते हैं कि सप्ताह में एक दिन जो है आप उपवास किया करें, सप्ताह में एक दिन आप उपवास किया करें। क्यों उपवास किया करें, एक तो आपकी सेहत अच्छी होगी और दूसरा देश का अनाज भी बचेगा, क्योंकि उस समय अनाज की जो कमी थी ना उसके चलते इस तरह का उनका प्लान आया था। खैर आगे इस पे हम लोग नहीं जाएंगे, आगे हम लोग देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो है वह 1966 में फिर से कौन आती है, इंदिरा गांधी आती हैं। देखिए मैं यहाँ पर आईजी लिख रहा हूँ, इसका मतलब इंदिरा गांधी, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, पूरा लिखने में समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, 1966 में इंदिरा गांधी आती हैं, तो इनको भी खूब आसानी से सारी चीजें बनी बनाई नहीं मिलती है, काफी मशक्कत करना पड़ता है, इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, विपक्ष जो है हमेशा इसको हटाने के लिए कार्य करते रहता है। ठीक है, तो फिर जो है 1969 में जो है कांग्रेस में फूट होती है, जो है कांग्रेस ओ के नाम से और कांग्रेस आर के नाम से। ठीक है, और 1969 में ही बैंकों का जो है वह 14 बैंक का यह क्वेश्चन आता है। यह क्वेश्चन कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि राष्ट्रीयकरण बैंकों का जो है कब किया गया और कितने बैंकों का किया गया। ठीक है, तो 1969 में एक और घटना घटती है, वह राष्ट्रपति के इलेक्शंस को लेकर के चीजें आती हैं, जहां पर नीलम संजीवा रेड्डी और बीबी गिरी के बीच में जो है वह मतदान होता है। दोनों कैंडिडेट जो है आपस में लड़ते हैं और एक को सपोर्ट करता है आपका कांग्रेस आर और एक को सपोर्ट करता है कांग्रेस ओ। लास्ट में हम लोग देखे थे कि कांग्रेस आर जो है वह जीत जाता है। ठीक है, उसी प्रकार फिर जो है 1971 का चुनाव हम लोग देखे थे कि जो है यहाँ पर लास्ट में वह कांग्रेस को पुनर्स्थापित करने में, बहाल करने में वह सफल हो पाती है। यहीं तक जो है चीजें आज हम लोग पढ़े हैं, बीच में और कुछ चीजें आई होगी, मिस किया होगा, आप वहां पर चीजें जो है आप देख पाए होंगे। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा हम लोग एमसीक्यूज की ओर और देखते हैं कि जो है किन किन तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए यह प्रश्न जो मैं ऊपर के 2 प्रश्न लेके आया हूं वह 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है, इसी चैप्टर से है। पहला है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था, आप लोग जानते हैं कि जो है ताशकंद कहाँ है, पूर्व सोवियत संघ का जो है अगर पहले की बात करेंगे तो, और आज जो है वह उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है, और वह 1966 में जो है हुआ था जब शास्त्री जी वहां गए थे। ठीक है ना। और भारत चीन युद्ध कब हुआ, दूसरा प्रश्न है। तो भारत चीन युद्ध तो हम लोग जानते हैं कि 65 में पाकिस्तान के साथ हुआ, 64 में किसी के साथ इस तरह की चीजें हुई नहीं, 61 में भी कुछ इस तरह की चीजें नहीं हुई है, तो 62 में इसका आंसर होगा। इस तरह से भी आप जो है क्वेश्चंस को हल करने के प्रयास करेंगे। हमको ये आंसर नहीं आता है कि 62 में है ये इसका आंसर, लेकिन हमको ये पता है कि ई नहीं है, ई नहीं है, ई नहीं है, तो यही ना होगा जी। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड, यानी कि छाट छाट करके आंसर तक पहुंचना। देखिए अगर मान लेते हैं कि हमको ई दोनों नहीं आता है, 2 गो आता है हमको कि ई दोनों तो नहीं होगा,
तो आपका सही करने का चांसेस कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 50% बढ़ जाएगा ना। अगर आप इन चारों में तुक्का ही लगाइएगा तो 25% चांस है कि आपका सही हो पाएगा प्रश्न। लेकिन जब इसको हम छांट लिए कि नहीं ये दोनों तो नहीं होगा, यही दो में से सही होगा, तो आपका 50% चांस है कि वह सही हो जाएगा चीज़। तो इस प्रकार से जो है आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? तो पहला जो सेंटेंस है आपके चैप्टर का इसी लाइन से शुरू होता है। कब होता है? तो मई 1964 में जो है उनका डेथ होता है। देखिए यह यहाँ पर ये आंसर होगा। अब पहली महिला प्रधानमंत्री, बहुत सिंपल, पूरी राम कहानी जो है इसी पर निर्भर थी, तो इंदिरा गांधी इसका आंसर होगा। अब मैं बताया था आपको कि मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक संपादक कौन थे, मैं आपको याद कराया था कि यह चीज़ें आप याद रखेंगे और वही चीज़ें यहाँ पर पूछी भी गई है। तो यहाँ पर कौन उसका आंसर था? देखिए इंदिरा गांधी, राम मनोहर लोहिया, के कामराज और कर्पूरी ठाकुर। 4 ऑप्शन है, याद नहीं रहेगा तो कभी नहीं बन सकता है। तो ये राम मनोहर लोहिया है। ठीक है, तो अब कुछ इस प्रकार के जो है शॉर्ट प्रश्न भी है। प्रीवी प्रश्न क्या है, दल बदल क्या है, दल बदल पे टिप्पणी लिखना है, आया राम गया राम के पीछे की घटना का वर्णन करें। मैं बताया था, हरियाणा की बात किया था, गयालाल एक विधायक थे, उनकी चर्चा किया था। गठबंधन सरकार से आपका बहुत समझते, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप केवल ध्यान से केवल जो वीडियो देख रहे हैं आप उसको सुनिए, और हमेशा सुनिए तो पेपर और पेन अपने साथ जरूर रखा करिए। केवल आप सुनिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। आप सुन भी रहिएगा और खाना भी खाते रहिएगा, सिनेमा भी देखते रहिएगा, तो वे चीजें आपको दिमाग में धंसेगी नहीं। आप जब भी वीडियो देखिए तो पेपर और पेन के साथ में रख के देखिए, और जो जरूरी चीजें रहती है वह तुरंत जो है अपने नोटबुक में उसको लिख लिया करिए। तो इस प्रकार जब आप काम करेंगे तो बहुत चीजें जो है ना आपको आसान होगी एग्जामिनेशन हॉल में वह आंसर देने में। ठीक है, अब गैर कांग्रेसवाद का विचार किसने दिया? तो राम मनोहर लोहिया ये देते हैं। और क्यों देते हैं? क्योंकि वह कांग्रेस को जो है हटाने के लिए प्रयास करते हैं, विभिन्न गुटों को एक साथ लाने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दीर्घवृत्तीय प्रश्न में जो है आपको लिखना है 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई। ठीक है, तो यह जो है 2 और प्रश्न है। हम समझते हैं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप इन प्रश्नों को भी जवाब देने में सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो यही थी आज की क्लास से, और मैं समझता हूं कि आपको यह सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। इस वीडियोस को अपने मित्रों तक, अपने परिवार तक, हर जगह फैलाने का प्रयास करें। एक आपका क्यूज भी इससे जो है अपलोड किया जाता है, उसको आप सेल्फ असेसमेंट के रूप में जरूर किया करें, ताकि आपको यह जानकारी रहे कि किस प्रकार जो है अपनी स्टैंडर्ड का पता चल सके आपको कि हम कितना जानते हैं। अगर मेरे दिए गए आप क्यूज में अगर आप 70-80% अगर आप स्कोर करते हैं तो निश्चित रूप से आप 50 के 50 क्वेश्चंस परीक्षा में करने में सफल हो जाएंगे। 100% वहां पर आप जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम अब यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।